नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जो मैग्नेट यूनिट थी उसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है या जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं करा चुका हूँ पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ डेफिनेशन इस चैप्टर की उसी में है। तो हम, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ज़्यादा लेंथी ना पढ़ाकर थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में सहायक हो सके। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और इसका जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है और जितने भी इसके एमसीक्यू आए हुए हैं अब तक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम चुंबकीय बल रेखाओं से। इससे पहले एक डेफिनेशन और है जो है चुंबकीय क्षेत्र की। अच्छा, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो चुंबक होती है, ठीक है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और ये बनी होती है, लोहे का अयस्क होता है। एक बात आपको ये याद रखनी है, ये है लोहे का अयस्क। ठीक है, अब लोहे का अयस्क कौन सा होता है, तो मैं लिख देता हूँ ठीक से कि ये लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क। ठीक है जी, अयस्क होते हैं जिससे धातु प्राप्त करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धि मिली होती है। तो ये होता है मैग्नेटाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। आपको याद रखना, ये चुंबक होती है। अगर चुंबक क्या होती है, चुंबक वह वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, जो 7 चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो वो होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, तो वो कहलाता चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक का। ठीक है, देखिए क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक ले लेता हूँ मैं, ये चुंबक है। तो अगर इसके चारों ओर की बात करी गई है, ठीक है, तो इसके चारों ओर मान लीजिए ये क्षेत्र है। तो इसमें अगर कोई चुंबक आएगी, जब तक इसकी बाउंड्री लाइन टच नहीं करेगी, जब तक इसे कोई अनुभव नहीं होगा, जब इसके टच कर देगी तो ये चुंबक इस पर बल लगाएगी। बल कौन सा होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो अनुभव तो बल द्वारा ही करेगी ना। तो आपको याद रखना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। एक बात ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है, तो पहली बात तो उसमें दो पोल हो गए। अगर उस चुंबक को हम बीच से डिवाइड कर देंगे तो दो चुंबक फिर बन जाएंगे। ठीक है, उसका ये कटा हुआ भाग साउथ बनेगा और दूसरे वाले का कटा हुआ भाग नॉर्थ बनेगा। यानी कि चुंबक को जितनी बार भी डिवाइड करेंगे उतनी बार एक अलग चुंबक बनेगी, उसमें हर बार दो ध्रुव होंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, चुंबकीय बल रेखा की डेफिनेशन, अच्छा, इससे एमसीक्यू आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है चुंबकीय बल रेखाओं से। तो इसे बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है, नहीं छोड़ना है, इसे पढ़ के जाना है। तो दो डेफिनेशन याद रखेंगी, एक मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखी है, आप इसे लिख सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं चुंबकीय बल रेखा कहलाती हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा। ये तीन शब्द आपको नहीं भूलने हैं। यही तीन शब्द हैं वैद्युत बल रेखाओं में, और यही शब्द हैं यहाँ। निष्कोण है, काल्पनिक, और तीसरा है वक्र रेखा। जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं वो कहलाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो आपको जो सुविधा लगे जिस डेफिनेशन को लिखने में, आप वो लिख सकते हैं। एक तो ये आपके सामने लिखी हुई है कि वही काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं वो कहलाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन दूसरी मैंने आपको बताई है कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इनकी देख लीजिए आप गुण। इसके गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि ये रेखाएं उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। आपको याद रखना है, बाहर की बात कर रहे हैं हम। ये ऐसे है नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दोनों तरफ चलेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो नॉर्थ से साउथ चलेंगी ये। ठीक है, चलेंगी नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये चुंबक के अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ। ये भी आपको याद रखना है कि जो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, और चुंबक के बाहर चलती हैं वो उत्तर से दक्षिण। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये गुण लिखे हुए हैं, ये देख लेंगे आप कि चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं। तीसरी बात ये है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बिल्कुल नहीं काटेंगी। अगर वो ऐसा होगा, मान लीजिए दो बल रेखा हैं, किसी बिंदु पर ये हो गया, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन होगी, एक ये होगी एक ये होगी, जो कि असंभव है। तो इसलिए दो चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 है जहाँ रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, अब कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सघन होगा, मतलब बल रेखाएं कहाँ सघन होंगी, ये देख लीजिए
ये चुंबकीय बल रेखा होती है यहाँ पर सघन होती हैं, ये ध्रुव के पास। ये ध्रुव मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ तो ये दूर से जाएंगी लेकिन यहाँ तो पास ही आएंगी। ये सब चुंबकीय बल रेखा होंगी, ये ध्रुव के पास होती हैं सघन, है ना। और जब दूर हो जाती हैं तो हो जाता विरल, यहाँ पर हो जाएंगी विरल। ये दूर है चुंबक से तो ये विरल होगी। तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ध्रुव के पास होता है प्रबल, और बीच में चुंबकीय होता है निर्बल यानी कमजोर होता है। तो अगर पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर मजबूत होगा, तो आपको याद रखना है ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो किनारों पर, मतलब किनारों पर तो स्ट्रॉन्ग हो गया और बीच में हो गया कमजोर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 5 है कि किसी बिंदु पर बल रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो कुल मिलाकर ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे, पांचों आप इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, गुण पढ़ लेंगे। तो आप ये मान के चलिए एक एमसीक्यू आप यहाँ से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर की अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक डेफिनेशन ली जाए तो वो डेफिनेशन होगी लॉरेंज बल की, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपको ये तैयार करके जानी है। क्या होता है लॉरेंज बल? देखिए जब भी कोई आवेशित कण होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, कि जब भी कोई आवेशित कण होगा तो उस पर जो बल लगता है वो लॉरेंज बल होता है ना। आपको याद रखना है जब आवेशित कण होता है तो जब वो गति करेगा तो ये मान के चलिए वहाँ विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो वहाँ दोनों क्षेत्र उपस्थित होंगे, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो ऐसी स्थिति पर उस पर दोनों क्षेत्र बल लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा। जब दोनों बल लगाएंगे तो दोनों बलों का योग जो होगा वो लॉरेंज बल कहलाता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करता है जहाँ विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उपस्थित हों, तब कण पर कार्यरत बल लॉरेंज बल कहलाता है। भूलना नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। देख लेंगे इसे एक बार कि लॉरेंज बल वह कुल बल है जो किसी आवेशित कण पर तब लगता है जब वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिशील होता है। आपको केवल समझाना होता है। जब आप कॉपी में आंसर लिख रहे हो तो केवल अपनी बात को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि वो क्या कहना चाहता है। जरूरी नहीं कि पूरी बुक की डेफिनेशन ही लिख के आनी है, केवल आप समझा देंगे कि आवेशित कण अगर ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तब कण पर कार्यरत बल लॉरेंज बल होगा, ठीक है। और देख लीजिए परिभाषा इसकी कि जब कोई आवेश Q वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो इसे मतलब तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, है ना। यानी कि जो आवेश है वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जो लॉरेंज बल होगा वो दोनों बलों का योग होगा, यानी F इलेक्ट्रिक और F मैग्नेट, यानी चुंबकीय बल M फॉर मैग्नेट E फॉर इलेक्ट्रिक, और दोनों बल जब लगेंगे इस पर तो उसका योग कहलाता है लॉरेंज बल, ठीक है। देख लेते हैं आगे। देखिए ये होगा इसका फॉर्मूला, तो F बराबर Q, और देखिए कैसे होगा ये कि एफ ई इक्वल टू होता है क्यू ई, ये फॉर्मूला होता है। और जो चुंबकीय बल होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ एम को और एफ ई को, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा कि एफ इक्वल टू क्यू ई और प्लस के क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हो गया ना। अब यहाँ से कर दीजिए क्यू कॉमन, तो कितना बचा ई प्लस वी क्रॉस बी, यही बचा ना, बस ख़त्म। अब इसे इतना ही लिख सकते हैं हम, तो यही होगा लॉरेंज बल। अच्छा केवल चुंबकीय क्षेत्र ही हो, विद्युत क्षेत्र ना हो, तो कण पर कार्यरत बल कहलाता है चुंबकीय बल। तो वो कितना बचेगा, केवल वो बचेगा F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। और इस फॉर्मूले के आधार पर इतने न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में। अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना है, लेकिन जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे हम तो हम कैसे कर पाएंगे न्यूमेरिकल, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है, ठीक है, याद रखना है ये। तो ये हो गई लॉरेंज बल की बात। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए जो चुंबकीय बल है उसमें जो सिंबल दिए हैं बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, वो क्या होता है, क्यू हो गया आवेश, बी हो गया कण का वेग, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। अब दिशा की बात आएगी इसमें, तो दिशा जो होती है लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। जो लॉरेंज बल होता है उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए। विशेषता क्या होंगी, यह बल जो होगा हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है, एक बात याद रखनी है, ठीक है। यह बल कण की चाल नहीं बदलता, केवल उसकी दिशा बदलता है, ये भी आपको याद रखना है। जो लॉरेंज बल है वो क्या करेगा, कण की चाल नहीं बदलेगा, केवल उसकी दिशा बदलेगा, ठीक है। और नंबर 3 आपको याद रखना है, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चले तो उस पर कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा समानांतर चलने पर, भाई ये होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, साइन जीरो कर दीजिए तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे।
देखिए अब देखते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब ये देखना है हमें। तो आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो कौन कौन सी कंडीशन में करता है। तो केस फर्स्ट देखिए कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है तब कण पर जो बल लगेगा, चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं हम, तो F बराबर हो गया QVB साइन जीरो। तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी तो बल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो F बराबर जीरो। अच्छा, अगर समानांतर की जगह V समांतर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ समानांतर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं V समांतर। V समांतर का मतलब हो गया एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री, वही होगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर वैल्यू होगी F बराबर QVB साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है तो F बराबर हो गया फिर जीरो। तो यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण या तो समांतर प्रवेश करे या विषमांतर प्रवेश करे, विषमांतर दोनों ही कंडीशन में उस पर कोई बल नहीं लगेगा। जब उस पर बल लगेगा ही नहीं तो क्या होगा, फिर जब बल नहीं लगेगा तो वो सरल रेखा पर गति करेगा, यानी सरल रेखीय पथ पर गति करता है। तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर विवेग से प्रवेश करेगा तो साइन जीरो हो गई। अतः आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रज्जु रेखीय पथ पर गति करता है क्योंकि उस पर कार्यरत बल जीरो होता है। आपको याद रखना है, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब कोई आवेशित कण V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है, ठीक है, तब उसका पथ होगा, कैसा पथ होगा, तो याद रखना सरल रेखा में पथ होगा और उस पर कार्यरत बल जीरो होगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए अगली कंडीशन है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण होगा वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो याद रखना है, जब भी कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे आवश्यक बल चाहिए, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा उसे, वो मिलेगा लॉरेंज बल से। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv² बराबर होगा QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, R बराबर हो जाएगा mv/QB। अब यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा K है तो इसे हम K में कन्वर्ट करने वाले हैं अब। तो इस कंडीशन में क्या होगा, K बराबर हाफ mv² हो जाएगा और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, V² की। तो या V बराबर रूट में 2K/mv ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम V की वैल्यू निकालेंगे। तो V बराबर आया कितना, रूट में 2K/m। अब हम पहले ही निकाल चुके हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, mv/QB। तो अब हम यहाँ जो V है इसके स्थान पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कितनी वैल्यू पुट आएगी ज़रा देख लीजिए। तो R बराबर m/QB अलग कर लिया और इसकी वैल्यू हमने रख ली 2K/m रूट में। अब ये जो m है ये वाला, ये m इस m को, मतलब ये वाला m रूट वाला जो है इस m को रूट टाइम काट देगा। तो कितना बचा फिर, R बराबर रूट में 2mk/में बचा QB, ये बचा, ये निकल गई त्रिज्या यहाँ तक, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं ये, ठीक है। तो अब ये R की वैल्यू होगी, R बराबर रूट में 2mk/QB, इसे इक्वेशन मान लीजिए। अब यदि आवेशित कण V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो K बराबर होता QB, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था विद्युत विभव में, है ना। इसके बाद जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो ऊपर रूट में Q आया है ये वाला, ये आप देखेंगे यहाँ Q आया, इस वाले नीचे वाले रूट की Q को रूट टाइम काट देगा। जब इसकी वैल्यू भी इतनी कट जाएगी तो कितना बचा, R बराबर 1/B और रूट में 2mv/Q। तो ये वैल्यू आई यहाँ तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आई थी, फॉर्मूला आया था हमारा स्टार्टिंग में, R बराबर होता है mv/QB। अब जो ये mv होता है ये होता है कण का संवेग। तो R बराबर एक फॉर्मूला आप ये भी बना सकते हैं P/QB, है ना। अब संवेग होता P, तो हम ये बता सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती, आवेश के व्युत्क्रमानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देख लीजिए आगे देखते हैं, यदि आवेशित कण का आवर्तकाल कैपिटल T हो तो इस कंडीशन में T बराबर हो गया 2πr/B। अब यहाँ जो R की वैल्यू हमने निकाली थी mv/QB उसे पुट कर देंगे और T का मान हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम आवृत्ति और निकालेंगे। जो आवृत्ति होती है n, वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n बराबर 1/T। जब ये हो जाएगी तो n बराबर होगा QB/2πm, इतना आ जाएगा निकल के। तो ये n की वैल्यू आई QB/2πm। ये सारे फॉर्मूले यहाँ तक निकल आए हैं और ये किस कंडीशन में है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देख लीजिए कंडीशन है कि अगर आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो n बराबर हो जाएगा 1/T और ये वैल्यू पुट करेंगे तो n बराबर हो जाएगा QB/2πm।
अब कंडीशन है लास्ट वाली, केस थर्ड, कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछी दिशा में प्रवेश करता है। तिरछी से सेंस ये है ना तो वो समांतर प्रवेश करे, ना तो उसका एंगल हो 0 और ना ही उसका एंगल हो 90, ये दोनों ही कंडीशन ना हो, ना तो एंगल 0 हो ना एंगल 90 हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आपको याद रखना उसका जो वेग की डायरेक्शन है उसके दो घटक होंगे। एक हो गया क्षैतिज घटक वी कॉस थीटा, है ना, और एक हो गया उसका ऊर्ध्वाधर घटक वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा का काम होता है उस कण को आगे की तरफ धकेलना और वी साइन थीटा का काम होता है उसे गोल घुमा देना। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके वेग के दो घटक बनेंगे। एक घटक बना वी कॉस थीटा, एक घटक बना वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा का जो काम है वो है गोल घुमाना। अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। वो किस कारण, क्योंकि वी साइन थीटा उसे गोल घुमा देगा। और अभी इसी से जो केस फर्स्ट था कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है यानी थीटा बराबर 0 पर, तो उस कंडीशन में वो सरल रेखा पथ पर गति करता है क्योंकि उस समय वी कॉस थीटा कार्यरत है, वी साइन थीटा नहीं है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और वहाँ कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब इस कंडीशन में कि जब ना तो वो समांतर प्रवेश करे ना वो लंबवत प्रवेश करे, तो अब कंडीशन ये आ गई कि 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल पर प्रवेश करेगा तो सभी में कॉस की वैल्यू होती है और साइन की वैल्यू होती है। तो अब ये दोनों कार्यरत होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आवेशित कण होगा वो कुंडलिनी पथ पर गति करता है। कुंडलिनी पथ कैसा होगा, ये होगा कि भाई वी साइन थीटा का काम है उसे गोल घुमा देना और वी कॉस थीटा उसे आगे की ओर धकेलेगा। यानी इधर तो लगेगा इस साइड में वी कॉस थीटा और ये ऊपर की दिशा में लगेगा वी साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। तो वेग के दो घटक होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। तो इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि जो पथ होगा वो कुंडलिनी पथ या सर्किलाकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, अब क्योंकि जो गोल घुमाने का काम है वो वी साइन थीटा का है, तो जब यहाँ पर त्रिज्या हम निकालेंगे कुंडलिनी पथ की त्रिज्या जो होगी वो होगी आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये ध्यान रखना है आपको कि इस कंडीशन में जो त्रिज्या होगी वो होगी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है ना, और जो आवर्तकाल होगा वो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, टू टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो वैल्यू निकल के आएगी टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अब इसमें एक आया कुंडलिनी पथ का पिच, जो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है 1 नंबर के लिए आपकी, जो आपको याद ही रखना है। कुंडलिनी पथ का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच क्या होगा, तो पहले आपको समझ लीजिए भाई ये चल रहा था आवेशित कण ऐसे, है ना, तो अब वो एक चक्कर में जितना क्षैतिज रूप से विस्थापित होता आगे की ओर, भाई एक चक्कर में जितना आगे की तरफ चला गया कण वो कहलाती है पथ का पिच। तो एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई क्षैतिज दूरी या दूरी को पिच कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे पी से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, और इससे हम डिनोट जो करेंगे वो करेंगे पी से डिनोट। तो पी बराबर हो गया, भाई पिच है दूरी है तो दूरी बराबर हुआ चाल गुणा समय, यही हुआ ना भाई, दूरी बराबर यही होगा। अब चाल कौन सी लेंगे, चाल लेंगे वी कॉस थीटा, क्योंकि आगे धकेलने का काम तो वी कॉस थीटा का है, समय जो का तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, कुंडलिनी पथ का पिच जो होगा वो होगा पी बराबर चाल गुणा समय, और चाल लेंगे हम वी कॉस थीटा, क्योंकि जो वी कॉस थीटा होता है वही कण को आगे की तरफ धकेलता है ना, और समय जो का तो लिख देंगे। तो पी पी बराबर वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। देखिए इसके बाद है चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, तो हम किसके द्वारा करेंगे, तो एक आपको याद रखना दाएं हाथ की हथेली का नियम, नंबर 2 है ये। देखिए इसमें मैंने फिगर भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहें, देख लीजिए फैला के देख सकते हैं आप, अंगूठा के सामने फैलाएंगे इसे, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा धारा आई की दिशा में तथा चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो हथेली जो होगी, हथेली धक्का देने की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा होगी, है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल की दिशा हम ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम है ये। तो इसमें क्या है कि अंगूठा है धारा की दिशा में, उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा है वो होगी चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नियम भी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत रखें तो इस स्थिति में यदि मध्यमा धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम है और सेकंड नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण। तो इसमें ये फिगर बना लेंगे आप कि जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन पर एक लॉरेंज बल आरोपित होने लगता है। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे, माना जो चालक है उसकी लंबाई एल है, क्षेत्रफल है ए, चालक जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका तीव्रता है बी और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। तो इसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी हम मान लेंगे। अब ये माना है कि यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी हो तो चालक में जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी होगी? आई बराबर एन ई ए वी डी। देखिए ये जो डेरिवेशन है ये 10th क्लास की है, तो 12th में आने की इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये होगी चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर एन ई ए वी डी। हमने चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन में पढ़ा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो बल होगा वो होगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। भाई ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही है ना। अब क्यू तो हो गया हमारे पास भाई इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो, और वेग की जगह लिया है हमने अनुगमन वेग बी है ही चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो गया एफ डैश बराबर ई वी डी बी साइन थीटा। अब मान लीजिए चालक का आयतन कितना है? चालक का आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। प्रत्येक अंक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? स्मॉल एन। तो टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? एन ए एल। तो इसकी मल्टीप्लाई और कर देंगे, बस हो गया डेरिवेशन। चालक का आयतन हो गया ए इंटू एल, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एन। तो अब संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एन ए एल। अब संपूर्ण धारावाही चालक पर बल कितना लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा था, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है टोटल, है ना। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आगे। तो ये होगा एफ बराबर एफ डैश गुणा एन ए एल, संपूर्ण आयतन हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमें दिख रहा है एन ई ए वी डी किसकी वैल्यू होगी? आई की। तो एफ बराबर हो गया आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम देख लेंगे। तो ये इतना ही लिखना है बस। इसमें दो स्थिति दिखा सकते हैं कि यदि देखिए इसके बाद याद रखनी है ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो मुझे नहीं लगता है डेरिवेशन आने वाली है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये नहीं आने वाली है। इसके आधार पर न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फिर भी मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा मान लेंगे, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार हैं पी क्यू आर एस, वायु तथा निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं। इनमें धारा है आई वन बाई टू, प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार के कारण। बिंदु एम पर चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता निकाली है बी वन। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब देखिए तार आर एस की लंबाई एल पर आरोपित चुंबकीय बल एफ बराबर आई टू बी वन एल साइन 90 हो जाएगा, और इसकी बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर म्यू 0.2 पाई आई वन आई टू आर अपॉन आर इंटू एल। तो यही आएगा इसका फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला आ जाएगा कितना? एफ इक्वल टू म्यू 0.2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल, ये होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है एम्पियर की परिभाषा की, वो इस फॉर्मूले से ही बनानी है। तो जो फॉर्मूला अभी निकल कर आया था वहाँ पर आई वन आई टू की वैल्यू मान लीजिए वन है ना, आई मान लीजिए, और एफ अपॉन एल की वैल्यू जब ये रखेंगे हम तो सारी वैल्यू वन पुट कर देंगे। आई की वैल्यू वन पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू वन पुट कर दीजिए। तो एफ की वैल्यू एफ अपॉन एल की वैल्यू आएगी 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर, ये आया। तो अब एक एम्पियर की परिभाषा अगर आएगी तो यही वाली आएगी एक नंबर के लिए, कि एक एम्पियर वह धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो रज्जु रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें न्यूटन और लगा लेंगे, हो रह गया है। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो रज्जु रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डेफिनेशन हो सकती थी या जो भी थ्योरी है वो इस वीडियो में है, मैंने सारी करा दी है। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यू हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र तीनों के समानुपाती होगा।
है ना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है तो बल कितना लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करेगा यानी थीटा बराबर 0 पर प्रवेश करेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो एफ बराबर क्यू वी साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बल हो जाएगा न्यूनतम 0। ठीक है, याद रखना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉरेंज बल का सूत्र है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लॉरेंज बल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो चुंबकीय बल होगा वही होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है या ये फॉर्मूला हम दे सकते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो पहले आप इसे लगाएंगे, ये नहीं तो ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि धनावेश की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम प्रयोग करेंगे, है ना। इसी के द्वारा हम बल की भी दिशा ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्तीय पथ पर घूमते आवेश की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान पर, वेग पर या चुंबकीय क्षेत्र पर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर सब पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर भी, वेग पर भी, आवेश पर भी और चुंबकीय क्षेत्र पर भी। ऑप्शन 3 दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एसआई पद्धति में चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। ऑप्शन दिए हैं वेबर, टेस्ला, एम्पियर या जूल। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में पूछा है तो टेस्ला होगा। ठीक है ना, और 2 मात्रक और होते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, समान वेग से चलते आवेश पर चुंबकीय बल कार्य करता है या नहीं। तो करेगा कार्य, इसमें बहुत नॉर्मल सी बात है, कार्य करेगा। चलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण किस पथ पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, तो अब तो साइक्लोट्रॉन हट चुका है पेपर से तो इसलिए ये नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको याद रखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में सर्पिलाकार पथ पर गति करते हैं आवेशित कण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति का पथ होगा। क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा गया है। अगर मान लीजिए ये कहता है कि वो समांतर चलता है तो कैसा पथ होगा, है ना। तो समांतर पे सरल रेखीय पथ होगा। अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। अगर अन्य किसी कोण पर करेगा तो वो अनियमित भी बोल सकते हैं या कुंडलिनी पथ बोलेंगे, सर्पिलाकार बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही ध्यान रखना है, केवल क्वेश्चन रटने से बात नहीं बनेगी। अब मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को यूं ही पढ़ के चले जाएंगे तो आप गलत लगा देंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि एम बी अपॉन क्यू बी किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आवर्तकाल, बी त्रिज्या, आवृत्ति या ऊर्जा। तो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है वो होती है आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर होता है एम बी अपॉन क्यू बी। तो इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब मैंने इस वीडियो में करा दी है, और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगता है एमसीक्यू हैं वो भी करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले कल हम एक सेकंड फिजिक्स चैप्टर व्यतिकरण, क्योंकि उस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।